तमिलनाडु के लोगों ने आंध्र प्रदेश में अपना अधिकार नहीं समझा, तो यूपी बिहार वाले झारखंड में अपना अधिकार क्यों समझेंगे भाई? क्यों समझेंगे? आज जब हम ही बात के रह गए तो बहुत सारा मीडिया, बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग इस बात के सवाल करा है या फिर लोग क्या बतवा है कि नहीं ये नया लड़का लोग बांटने का काम करता है। भैया हम लोग कोई बांटने का काम नहीं करते हैं। बाकायदा यदि इन सरकारी दफ्तरों से, क्योंकि हम पता है हमारे लोग को ढिबरा चुनने के लिए नहीं रखा जाता है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में यूपी बिहार के लोग रहते हैं, तो यदि इन सरकारी दफ्तरों से यूपी बिहार के लोग झांक कर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अच्छे से सुनिए, मैं चाहूंगा। और आप भी याद रखिएगा, बाकायदा झारखंड में 2023 में कोई युद्ध ऐसा आया है जो बाकायदा किसी बात को सामने कहता है। यदि यूपी बिहार के मेरे कोई अधिकारी, क्योंकि आप आयु में हमसे बड़े हैं यानी बड़े भाई, अगर सुन रहे हैं तो मेरी बात बिल्कुल गंभीरता पूर्वक सुनिए। मैं तर्क दे रहा हूं। जब सन 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का एक हिस्सा झारखंड काट कर अलग किया जाता है, बिहार के हिस्से में 93,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और झारखंड के हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, यानी बिहार के हिस्से में 54% और झारखंड के हिस्से में 40% आता है। हाँ, थोड़ा सा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी समाज में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। यदि हम दो भाई का उदाहरण लें, यदि दो भाई का परवरिश तो छोटा से होता है, लेकिन जब उसका विवाह होता है तो बंटवारा होता है कि नहीं होता है? बंटवारा हुआ है ना? कहने ना है कि सब तो कोडरमा बालन बड़ी बेस है, बंटवारा हुआ है। दो भाइयों में बंटवारा होता है, साथ पढ़ता है, साथ खेलता है, साथ लड़ता है, लेकिन शादी ब्याह जब होता है और थोड़ा सा जब माता पिता बूढ़े होने लगते हैं तो उनका बंटवारा होता है। उनको चूल्हा अलग मिलता है, 12 बीघा 6 बीघा बन जाता है, ताकि इधर थोड़ा डायलॉग फेमस है 12 बीघा, तो 12 बीघा 6 बीघा बन जाता है। दोनों भाई का हिस्सा में 6-6 बीघा आता है। तो ठीक उसी प्रकार बिहार जो दिग्भ्रम फैलाते हैं, मैं साफ कहता हूं कि बिहार हमारा बड़ा भाई है। संविधान की दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं, भाषा के दृष्टिकोण से नहीं, संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है। आज खुले मंच पे हम स्वीकार करते हैं और हम ये मानते हैं जिस प्रकार जो भाइयों में बंटवारा होता है उसी प्रकार बिहार और झारखंड में बंटवारा हो चुका है। बाकायदा 2000 में हुआ है, 15 नवंबर को हुआ है। बाकायदा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है, जब दो राज्यों का संवैधानिक बंटवारा हो चुका है। जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो बड़ा भाई का ये किसी भी सूरत में कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटा भाई के जर और जोरों पर नजर गड़ाए। क्या एक भी उदाहरण ऐसा है कि दो भाइयों में बंटवारा होने के बाद बड़ा भाई लाख बलशाली है, बड़ा भाई लाख धनवान है, क्या छोटे भाई की जोरू और जमीन पे नजर गड़ाएगा? क्या बड़ा भाई को शोभा देगा? जब बंटवारा हो चुका है, बड़ा भाई को जबकि ज्यादा है, आपके पास 93,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर है। जब बड़ा भाई छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है, छोटा भाई अपनी जोरू ला चुका है, अपनी जमीन में दखल कर चुका है, तो आप कौन होते हैं कि वहां कौन सा फसल लगेगा? पकड़ हमारे यूपी बिहार जब दिग्भ्रम फैलाया जाता है, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहूंगा, हम स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार के लोग हमारे बड़े भाई हैं। 2000 में हमने आपसे अलग होकर अपना हिस्सा लिया है, अब हिस्सा हमारा है। यहां हम गेहूं लगाएं, चावल लगाएं, पुदीना लगाएं या धनिया लगाएं, ये हमारी इच्छा है। ये खिले रहने दें, खिल रहने दें, हम कुछ ना लगाएं, ये हमारी इच्छा है, क्योंकि हमने आपसे बंटवारा ले लिया है। तो इसलिए इस बात का दलील मत दीजिएगा। अगर कोई इस बात का दलील देता है तो बहुत गलत दलील देते हैं। दूसरा बात, मेरे अगर प्यारे बिहार यूपी के साथी भाईगण मेरी बात सुन रहे हैं तो याद रखिएगा, बंटवारा भी बहुत किस्मों का होता है।
अगर भाई समझदार होता है, अगर भाई दयालु होता है तो बंटवारा सहूलियत के साथ होता है, बिना पंचों के होता है, बिना रगड़ के होता है, बिना झगड़ और झगड़ा के होता है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है। यानी हजारों बार पंचायती हुई, हजारों बार मीटिंग हुए, हजारों बार मांग मांगी गई, लेकिन उसके बाद भी 88,000 बलिदान के बाद 88 साल बाद झारखंड बना है। 1912 में सबसे पहले मौखिक रूप से झारखंड अलग राज्य की बात कही गई थी। सन 1912 में सबसे पहली बार मौखिक रूप से मांगा गया था कि हमें झारखंड दीजिए। उसके 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था, आपको तारीख बकायदा याद होगी क्योंकि उस समय नारा भी लगा था साइमन गो बैक। 1928 यानी 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था तो हम लोगों ने पहली बार बकायदा लिखकर, 12 में बोलकर और 28 में लिखकर मांगा था कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए। झारखंड के बारे में कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए, कभी महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, लेकिन उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है, उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है कि हमें अलग झारखंड भी चाहिए। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं यदि आपको कोई भ्रमित करने का प्रयास करेगा, उनसे साफ कहिएगा हम मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा उससे बड़ा भाई है और उड़ीसा बीच वाला भाई है। जब सबका बंटवारा हो गया है, बिहार उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा बंगाल में नहीं, बंगाल बिहार उड़ीसा में नहीं, तो तीनों मिलकर झारखंड को कहे दबा रहा है। हमने देहात में खातिर कहले के लाला है कि मैंने जमीन और जोरू जोर के नहीं तो को ना और के, वही हाल है। आज आप देखिए झारखंड के किसी कार्यालय में जाइए, प्रखंड कार्यालय में जाइए, थाना प्रभारी के कक्ष में जाइए, जिला के किसी कार्यालय में जाइए, हर जगह बाहर के लोग हैं भाई। तो झारखंड क्यों बना था, एक लाइन बताइए, ये झारखंड राज्य क्यों बना था? यदि उनको काबिज होना था, अगर यहाँ पीडीओ सीओ उनको ही बनना था, डीएसपी अगर उनको ही बनना था, तो हमारे पूर्वज के बेवकूफ थे जो जान देने के बाद, बलिदान देने के बाद, संघर्ष करने के बाद, यातनाएं झेलने के बाद अलग झारखंड लिया। आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ केवल झारखंड ही नहीं, यहाँ की सेंट्रल योजनाओं ने भी इस राज्य को, इस क्षेत्र को लूटने का काम किया। एक कहावत कही जाती है कि हमर पानी हमर पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। कि हमर पानी और हमर पसीना और बिजली जले तो मैडम शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बिजली कहां बनता है? झुमरी तिलैया का डैम का पानी से, कोडरमा का धरती में। जब बिजली कोडरमा का धरती में बनता है, जब वो पानी हमारा है, जब वो साधन संसाधन हमारा है, तो बताइए कोडरमा में कितना घंटा बिजली जलता है? कम से कम तो 18 घंटा। ये तो वही बात हुआ ना कि रंधनी के भात में, रंधनी के भात में जो रंग रहा है अपने भात में। कोडरमा में बिजली बनता है और ये बिजली बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है, लेकिन यदि कोडरमा अंधेरे में जाता है तो सवाल राज्य से नहीं, जो हमारे लिए कोडरमा में संसद का प्रतिनिधित्व करती है, बाकायदा मैडम से भी सवाल होता है। क्योंकि कोडरमा लोकसभा विधानसभा के नेतृत्व करने वाली दोनों नारी शक्ति का प्रतीक है, अतः हम उनकी व्यक्तिगत आलोचनाएं नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन स्पष्ट कहा है, हम लोग बीमार, वृद्ध, विकलांग, बच्चे और महिलाओं का आदर करेंगे, आदर करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे और उनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल तो सांसद महोदय के नाम से ही है हमारा। सांसद महोदया का नाम है अन्नपूर्णा, यही नाम है। इस हर नाम का अर्थ होता है।
नीर यानी पानी। उसी तरह हर नाम का अर्थ होता है। यहाँ जितने लोग हैं कोडरमा लोकसभा के भीतर, अन्नपूर्ण का अर्थ क्या होता है? हम लोग पढ़े, अन्नपूर्ण का अर्थ होता है भोजन की देवी से। अन्न यानी आहार, यानी अन्नपूर्ण का संबंध होता है। जो सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसी की ईश्वर पे, किसी की अल्लाह पे, किसी के वाहेगुरु पे, तो किसी के पर्वतों पर, किसी की पहाड़ों पर। यानी अन्नपूर्ण का मतलब होता है जो देवी हमें आहार देती है, उसका मतलब होता है अन्नपूर्ण। इस हिसाब से तो नाम तो बड़ा सुंदर था, काम भी बड़ा सुंदर मिला था, उनको लोगों ने दिल्ली भेजा था। लेकिन सुन रहे हैं, मैडम को 48 करोड़ का ठेका मिला है चुप रहने के लिए। तो ऐसे में हम उनको माता स्वरूप मानते हैं, क्योंकि वो हमारी मां समान होंगी। लेकिन उनकी जो नीतियां हैं उनकी हम आलोचना करेंगे और बाकायदा मैडम से कहेंगे कि पहले अपने नाम का मतलब जानिए मैडम। अन्नपूर्ण का मतलब होता है भोजन देना। भोजन देने वाली देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। आप तो भोजन छीन रहे हैं। लोग धरना में बैठे हैं, कई गांव के लोग जिनका जमीन विस्थापन नहीं हुआ है, जबरन कंपनी अधिग्रहण कर रही है। अरे आप अपने नाम के उल्टा काम कर रहे हैं। आपके नाम का मतलब है भोजन देना, आप कोडरमा का भोजन छीन रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, या तो अपना नाम बदलिए या तो कुर्सी बदलिए। सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपना नाम बदलिए और नहीं तो कुर्सी बदलिए, क्योंकि वो जिस कुर्सी में आप बैठे हैं उसकी उत्तरदायित्व दिल्ली में होता है। अगर आप दिल्ली में नहीं हमारी बात को रख पाते हैं तो 48 करोड़ हम लोग चंदा उठा के दे देंगे। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उसमें भी सुनने में आया 18 करोड़ का मिट्टी भराई है। 18 लाख न 18 करोड़, 18 करोड़ यार कितना जीरो है गई। 18 करोड़ का मिट्टी भराई है। सुने 1 करोड़ में ही काम निपटा दिया। एक तो नाम अन्नपूर्णा, ऊपर से एक मातृशक्ति, एक देवी का, यानी उनका रोल होना चाहिए था कि कोडरमा की जनता को भोजन कैसे मिले। उनका कर्तव्य होना था कि कोडरमा के लोग, भूख से बिलबिलाते लोग, छात्र जो आज परेशान हैं, इनको रोजगार कैसे मिले, इसकी दिल्ली में चर्चा करनी थी। इसलिए आज अभी मानसून सत्र चल रहा है। यदि वास्तव में आपके नाम की सार्थकता है तो दिल्ली में जाइए और अभ्रक राजधानी को लीगल बनाइए, क्योंकि अभ्रक चुनना इलीगल है। इलीगल है ना? जब अभ्रक चुनना इलीगल है तो भाई इसका मतलब है अभ्रक राजधानी आप कैसे बुला रहे हैं? अभ्रक राजधानी आप इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि अभ्रक पाया जाता है तो लीगली ना, इसलिए जाके बकायदा, चूंकि अभ्रक का कारोबार, चूंकि ये खनिज संपदा है और खनिज संपदा का कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र सेंट्रल में होता है, बकायदा मैडम को जाना चाहिए और वहां इस बात को रखना चाहिए कि अभ्रक चुनना, जिसको हम लोग ढीबरा बोलते हैं, ढीबरा चुनना कानूनी किया जाए और जो लोग उस क्षेत्र के हैं उन्हें विशेष अधिकार मिले ताकि उनका भरण पोषण, उन्हें रोजी रोजगार मिले। अरे ये तो हमारे भला है, ये तो हमारी मनुष्यता है, ये तो हमारी मनुष्यता है कि हम ढिबरा चुनने की बात कर रहे हैं, हम ढिबरा चबाने की बात कर रहे हैं, ढिबरा के माध्यम से भोजन की बात कर रहे हैं। ये तो हमारी सरलता है। यदि हमारी सरलता में जरा सी भी समस्या और बाधा उत्पन्न होगी तो हम ढिबरा नहीं चुनेंगे, 24 में हम एमपी की कुर्सी को चुनेंगे। तैयार हैं? बदलाव कोडरमा से होगा ना? और हम लोग कोडरमा विशेषकर इसलिए भी चाहते हैं बदलाव कोडरमा से हो, क्योंकि यदि धनबाद बोकारो में परिणाम आएगा तो लोग जाति शब्द का ठप्पा लगाएंगे। आप भी सुनते होंगे। एक बात बताइए, क्या आज रोजगारी बेरोजगारी की जो समस्या है क्या किसी जाति की है? आज जो नियोजन की समस्या है क्या जाति की है? क्या बीमार कोई जाति विशेष के लोग होते हैं? तो ये केवल दिग्भ्रम इसलिए फैलाया जाता है क्योंकि हमारे सवाल का उत्तर राजधानी तो छोड़िए, दिल्ली में
में बैठे लोगों के पास भी नहीं, इसलिए भ्रम फैलाया जाता है। और आज कहां जाती भाई, आज तो मैं मीडिया के माध्यम से पूरे राष्ट्र को संदेश दूंगा, ये कोडरमा है, यहां तो हमारे कुर्मी समुदाय के लोग रहते भी नहीं। आज कहां जाती है, आज तो हमारे साथ फरजान खान आए हैं, दीपक रवानी आए हैं, और इधर प्रेम नायक जी हैं, बेस्ट लोग हैं, स्वर्ण लोग हैं, हरिजन लोग हैं, संथाल लोग हैं। और हिरण का बात नहीं करेंगे, हिरण का तो मधेपुरा है। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से बकायदा हम ये बात को कहेंगे कि आज कहां जाती है, ढूंढिए, पूछिए, इनको पूरा नाम पूछिए, देखते हैं कितने महतो सरनेम के लोग होंगे। हर महतो भी होंगे, इसका मतलब क्या है, हिरण लोग भी महतो लिखता है, बेसी लोग भी महतो लिखता है, प्रजापति लोग भी महतो लिखता है। पूछिए कितने लोग कुर्मी। इसलिए सरनेम भी मत जाइए। झारखंड में 14 समुदाय के लोग सरनेम महतो लगाते हैं। तो मेरे साथियों, आज इस आंदोलन को जातिवाद इसलिए तब्दील किया जाता है ताकि इसे कमजोर किया जा सके। क्योंकि 23 सालों में यह पहला आंदोलन है जिसमें लोग इस प्रकार जागरूक हुए हैं। निर्मल दा ने जो कहा था, एक बार रिपीट करते हुए उदाहरण लेंगे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। तो निर्मल दा ने कहा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। निर्मल दा तो निर्मल दा थे भाई, इस बात में जरूर कुछ गहराई होगी। ऐसे तो उन्होंने नहीं कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, वे तो हमारे बीच नहीं है, उनका शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मरते मरते कहा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। इसका मतलब है चाहे 60-40 हो, चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे ढिबरा हो, चाहे KTPS हो, जो जो सवाल करता है हर एक शख्स निर्मल है। यही तो कहा था ना कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। ले भैया उठ गया है, इस बार एक नहीं 1000 निर्मल उठा है, आए कौन इस सवाल का उत्तर देगा। निर्मल दा ने यही कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। यहाँ मुख्यमंत्री के पास जवाब ही नहीं है। हम लोग बोले राजा साहब 3 को केस कर दिया। अरे राजा साहब बोलने से कोई केस करता है? हाँ बताइए, बकायदा कभी उनको हम लोग कभी गलत शब्द नहीं बोले। नाम भी लिए तो हेमंत भैया, हेमंत दादा, अब तो राजा साहब बोलते हैं। फिर भी डुमरी में केस कर दिया 3 को। जुल्म किया था ना, राजा साहब का बगल में प्रजा लोग सभा कर दिया, जबकि दोनों का थाना अलग था। राजा साहब का कार्यक्रम था डुमरी थाना में और प्रजा लोग का कार्यक्रम था मधुबन थाना में। फिर भी राजा साहब को तकलीफ हो गया। नहीं, सही बात है, हम लोग केस मुकदमे से नहीं डरते हैं। और बकायदा जब नौजवान का जिक्र आता है ना, तो नौजवान का संबंध लाल रंग से होता है। ये लाल क्रांति है, नौजवान का संबंध लाल रंग से होता है। लाल रंग को भी आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। यदि क्रांति के मतवाले हैं, यदि क्रांति के मतवाले हैं, यदि इनकलाब वाले हैं, तो लहू का रंग लाल होगा। यदि क्रांति के मतवाले हैं, इनकलाब वाले हैं, तो उनके बदन में जो लहू है उसका रंग लाल होगा। और इनकलाब नहीं, अगर आशिक भी हैं, उनकी मासूका की चूड़ी का रंग लाल होगा। नौजवान का मतलब ये होता है लाल, आंख लाल, कपार लाल, गुस्सा लाल, सब लाल। यदि क्रांति करने वाला है तो उसको लहू लाल दिखता है, और प्रेम करना वाला है तो सजनी की चूड़ी का रंग लाल दिखता है। और यहाँ तो सब क्रांति वाले हैं, क्या कि सब क्रांति नहीं करेंगे तो नीति नहीं बनेगा, और नीति नहीं बनेगा तो नियुक्ति नहीं आएगा, और नियुक्ति नहीं आएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, और नौकरी नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा, तो सजनी कहाँ, चूड़ी का रंग कहाँ। 60-40 ना चलतो, 60-40 ना चलतो, यदि 60-40 चलतो तो 20 बहुरिया नहीं मिलतो। क्या देतो भाई, क्या है तो अपन बेटिया के
नौकरियां रखो कह दो मिलता हो नहीं ना। तो आज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई झारखंड को बचाने की है। दिल्ली की बात करें या राजधानी की बात करें, आप देखिए समझाते हैं। अभी हाल फिलहाल 3600 मास्टर का बहाली निकला। आप लोग बकायदा सुने होंगे, सुने नहीं, यहां आपको लगता है 50% ऐसे नौजवान हैं जिनको उत्कंठा भी है कि हम शिक्षक बने और सेवा करें। यहां बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, या फिर दूर दराज में बैठी कोई बहिनी होगी जिसके मन में ये लालसा है कि हम भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठे, हम भी शिक्षक बने। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए 3600 में 1200 बाहर के लोगों को बेचा। बताइए मेरे अभिभावकों, क्योंकि बार बार कहते हैं नया लड़का लोग है, चेंगड़ा लोग है, चेंगड़ा लोग है। क्या अभिभावक लोग का कर्तव्य नहीं है? आखिर अभिभावक लोग अपने बच्चों का परवरिश क्यों करते हैं? इसीलिए परवरिश करते हैं, उन्हें इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, एक छोटी सी तालीम लेगा और एक छोटा सा व्यापार काम नौकरी करेगा और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाएगा। इसीलिए, लेकिन आज अगर हम 3600 को 24 जिला में डिवाइड करते हैं तो 24 को अगर 3600 से डिवाइड करते हैं तो एक जिला के हिस्से में 150 नौकरी आती है। कोडरमा में शायद 6 ब्लॉक है ना, 6 ब्लॉक है कोडरमा में, डोमचांच, जयनगर, कोडरमा, हाँ तीनों हमको याद था, 3 बात कर दीजिए। हाँ एगो सतगावा, एगो मरकच्चो, हाँ मरकच्चो का धनबाद वाला गाड़ी आता है, और एगो इधर मिलाता रास्ता में चंदवारा। तो 6 ब्लॉक को यदि 150 से फिर भाग देते हैं, ये हिसाब तो सब निकाल लेगा रे। 150 यानी 25 ओवर, एक ओवर में 6 बॉल, 25 ओवर आधा, यानी एक ब्लॉक के हिस्से में 25 को नौकरी आता है। ये कोडरमा ब्लॉक है, यहाँ कोडरमा ब्लॉक के साथी आए हैं, बताइए क्या 25 को सरकारी नौकरी आपके ब्लॉक के हिस्से में आया है? पढ़ने वाले नौजवान, मैं अभिभावकों से यह सवाल करूंगा, हमें सवाल करो है तोहरानी से कि 25 को सरकारी नौकरी, मास्टर के नौकरी, जकर अभी पेमेंट 60,000, 2 साल बाद 1 लाख बताए कि 25 को कोडरमा प्रखंड के हिस्से में आया? नहीं आया भैया। 25 को नौकरी मिलना था कोडरमा को, 25 को मिलना था। एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि हो सके कोडरमा का 110-20 भी हो सकता है, जिला वाइज भी बहाली होता है, हम उदाहरण दे रहे हैं। यानी 25 को नौकरी कोडरमा के ब्लॉक के हिस्से में आना था, यदि 25 को नहीं आया है इसका मतलब आपके हिस्से को राजा साहब ने बेचा है। और यदि राजा साहब ने बेचा है तो अब जनता को रोटी चबाने का नहीं, दाल रोटी 5 टका में खाने का नहीं, अब 2024 में कोडरमा की लोकसभा और विधानसभा चबाने का टाइम है। क्या तैयार है? और नहीं तैयार है तो फिर वही हमर पानी हमर पसीना, बिजली दिले तो शेख हसीना। मैं तो नया चलता कि हमर माटी हमर ढिबरा, और दुकान चले तो गुजरात के ढेबरा चलाए रहा लो। चूंकि संसद में बकायदा इस बात को रखा नहीं जाता। आज झारखंड राज्य की अगर बात करें तो जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा था 2000, हमारे इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा प्रभात कुमार जो राज्यपाल थे, हमारे राज्य के प्रथम राज्यपाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिन साधन संसाधनों के साथ, जिन परिस्थितियों में झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ है, आने वाले 20-22 सालों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य होगा। नंबर 1 राज्य होगा मतलब शिक्षा में नंबर 1, रोजगार में नंबर 1, स्वास्थ्य में नंबर 1, हर प्रकार से ये भारत का नंबर 1 राज्य होगा। मैं पूछना चाहता हूं कोडरमा की माटी में उपस्थित अपने अभिभावकों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, क्या झारखंड भारत का नंबर 1 राज्य बना? पीछे से 3-4 में है,
शिक्षा में पीछे से, रोजगार में पीछे से, प्रदूषण में पीछे से, स्वास्थ्य में पीछे से, हर प्रकार से झारखंड पीछे से। यही बगल में आपसे एक राज्य पार करके ठीक उड़ीसा के नीचे एक राज्य आता है तेलंगाना, जो सन 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के अलग हुआ प्रशासनिक दृष्टिकोण से। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस राज्य की अवधारणा आपके राज्य में 14 साल बाद रखा गया है, आज वो जीडीपी में भारत के नंबर 2 राज्य है। तेलंगाना आज जीडीपी के मामले में भारत देश का नंबर 2 राज्य है। 14 साल बाद उसका गठन हुआ। ऐसा क्यों संभव हुआ? तेलंगाना यदि जीडीपी में 2 है तो सोच के देखिए, झारखंड अगर ईमानदारी से चलता तो क्या होता? 1 नहीं 1++ होता। तेलंगाना के पास क्या है? हम लोग जानते हैं कि धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चलिए, आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना है, हम उसको भी धान का कटोरा मान लेते हैं। यानी वहां अगर प्रमुख कुछ है तो कृषि है, खेती है, कुछ शिल्प होगा, कुछ पर्यटन होगा। अरे हमारे यहाँ कोयला और अभ्रक का खदान है। जिस राज्य में प्रमुख इनकम का स्रोत, जिसको हम लोग धान का कटोरा, चावल का कटोरा कहते हैं, आंध्र प्रदेश का टुकड़ा तेलंगाना जीडीपी में 2 पर है, तो 40% खनिज देने वाला झारखंड कहां होना चाहिए था? 1 में होना चाहिए था, 1+ में होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं हुआ? शासन प्रशासन में बैठे लोग। जो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में खर्च होना चाहिए था, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे रोजगार में, वो पैसा मैडम पूजा सिंघल खर्चा कर ली। वो पैसा आईएएस का छवि खराब करते हुए छवि रंजन ने जुगाड़ में लगा दिया। वो पैसा एक मामूली इंजीनियर का बेटा 3500 के कुर्ता में खत्म कर दिया। टी-शर्ट भी बनता है, एक मामूली इंजीनियर, उसका बेटा 35,000 का टी-शर्ट और कुर्ता में उस राज के सपनों को नेस्या नाबूद कर देता है। ये तो हो गए ब्यूरोक्रेट के लोग, प्रशासन के लोग। शासन वाले कौन सा सुथरा है? शासन में है फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री श्री 108 श्री हेमंत सोरेन जी। इन्होंने क्या किया? जैसे इनकी सरकार बनी, अरे खुश जनता को करना था, इन लोग खुश किया अपना, पता नहीं किसको किया, साली लोग को किया। सुने होंगे इधर उधर, कपड़ा का फैक्ट्री तो कोयला का खदान, तो पत्थर तो लोहा का खदान। खुश करना चाहिए था जनता को, खुश करना चाहिए था माताओं बहनों को। इन्होंने माता बहन को ही खुश किया, लेकिन अपनी साली और अपने साली के बेटे की माता को फॉर्च्यूनर ले आए लोग। अभी हमारी एक पोषक सखी दीदी लोग आई थी। मैं इस बात को रखने से पहले मैं केरला का उदाहरण देता हूं। केरला एक ऐसा स्टेट है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एक ऐसे स्टेट है जहां की बहन यदि घर की सीमा को पार करती है तो डॉक्टर नहीं बनती है या तो मास्टर नहीं बनती है। लेकिन एक मेरा राज्य, अगर मेरी बहन सीमा को पार करती है, नौकरानी बनती है दिल्ली। बाकायदा 75,000, पता नहीं जीरो का हेर फेर है क्या, 7500 ही मान लेते हैं ताकि हम किताब में पढ़े हैं। यही केरल राज्य है। राजस्थान की बहन अब यहाँ मेडिकल में आ गई हैं, यानी वहां की बहनें यदि अपने घर की चौखट को पार करती है, अपने दहलीज को पार करती है, तो डॉक्टर नहीं बनती है, नर्स बनती है, मास्टर नहीं बनती है। लेकिन हमारी बहन दिल्ली में नौकरानी बनती है। इससे शर्म का बात क्या होगा? यहाँ पोषण सखी की बहनें आई थी अपना आवेदन लेकर। 10,000 बहनों की समस्या है। राजा साहब को अगर समस्या नहीं सूझ रहा है कि कैसे हल होगा, तो राजा साहब खाली आप फॉर्च्यूनर तो छोड़ दीजिए ना, पोषण सखी का समस्या हल हो जाए। एगो फॉर्च्यूनर का दाम कितना है? 85 लाख मानते हैं। 11 गो मंत्री यानी 11 गो, और स्काउट में 9-10 गो, 20 गो। 20 को अगर 50 लाख से गुना करें
तो कितना है गए 50 दूनी 10, 10 लाख यार 1 जीरो 1 करोड़ और 1 जीरो 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ का खाली फॉर्च्यूनर है। रिपेयरिंग का पूछिए मत, सरकारी रिपेयरिंग बताएं आपको। सरकारी रिपेयरिंग हमारा पास एक वीडियो ऑफिस का आदमी आया था, बोला ये टाइगर दा तुमने तो बढ़िया बात कर है यार, गजब गजब सरकार के घोटाला बतो ही आर को घोटाला हम बताए दियो। कंप्यूटर और 36,000 के सर्वर 40,000 के खर्चा होकर रिपेयरिंग के। तो फॉर्च्यूनर का दाम 10 करोड़ है ना नीतीश दा। अब रिपेयरिंग में भी तो खर्चा है। तो माननीय मुख्यमंत्री दिल को बड़ा कीजिए, और जो पोषण सखी हैं या फिर स्वयं सेवक हैं, हमको लगता है उनकी समस्या का समाधान केवल आप अगर फॉर्च्यूनर त्याग देंगे तो उनकी समस्या का समाधान है। बहुत सारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं, खैर नौजवान तो नौजवान को देख के उन लोग क्रेज हटाइए, ताकि नौजवान भी चाहता है कब तक झंडा ढोए यार, कुर्सी में बैठने वाला भी नौजवान होना चाहिए। लेकिन अभिभावकों के मन में सवाल आएगा कि नया लड़का लोग कैसे हैंडल करेगा। हम लोग विशेष कुछ नहीं करेंगे, बस छोटी छोटी बातों पर अगर हम लोग करेंगे तो हमारी राज्य की विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। बकायदा हम अपने 2-3 सभा में ये स्कूल के ड्रेस का जिक्र किए हैं, पहले नहीं करते थे, बीच में अचानक मेरा भी दिमाग में इस बात आया, किसी अभिभावक के माध्यम से इस बात का हम जिक्र किए हैं। अभी हमारे स्कूल का ड्रेस क्या है? हाँ, जो दादा का गमछा का रंग है हरा। इस बात को गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। इससे पहले जब हमारी विधायिका मैडम शिक्षा मंत्री थी तो उनको शायद मालूम भी नहीं कि बिहार देश है कि विदेश है, ये उस समय की बात है। सबसे पहले वो भी हमारी मां समान है, उनको प्रणाम करते हैं, नारी शक्ति है, लेकिन अगर कुछ नीतियां गलत होंगी तो उनकी तो आलोचना करेंगे। तो मैडम को तो यह भी पता नहीं कि बिहार पड़ोसी राज्य है कि पड़ोसी देश है कि विदेश है, क्या जो भी हो शिक्षा मंत्री थी। उसी समय हमारे स्कूल का ड्रेस बदलता है, उस समय भी एक बार स्कूल का ड्रेस बदला, फुल पैंट हो गया कत्था, कत्था ना, हाँ मेरून गेरून जो भी बोलते हैं, और कुर्ता हो गया सादा से थोड़ा डिफिकल्ट, सादा भी नहीं, थोड़ा घी कलर का। ध्यान दीजिएगा बकायदा, भले आपको लगे यार ये तो ड्रेस का मामला, इसमें क्या समस्या है तुमको, ये तो ड्रेस का मामला है। ड्रेस नहीं है, अभी सबको फ्रेश कर रहे हैं। अभी कोडरमा का पूरा गांव चप्पा चप्पा छानिए, चलिए उतना बड़ा पूरा कोडरमा नहीं, हमारा सबसे पुराना दोस्त यहाँ राहुल यादव है। राहुल यादव का गांव का नाम पिक्चो है, गांव बदल लिया राहुल, तो जो भी है राहुल से हम बकायदा ये पूछेंगे, अगर राहुल है तो मेरे सवाल का उत्तर देगा कि तुम्हारे गांव में जडेजा होगा, नहीं है तो दोनों है, हाँ जडेजा, तुम्हारे गांव में ईमानदारी से बताओ अब तक तुमने कितने लोगों को कत्था रंग का फुल पैंट पहनते हुए देखा है? पूरे गांव में 1000 पुरुष होंगे, 1000 पुरुष के पास कम से कम 2 को फुल पैंट होगा। बताइए कितना का रंग कत्था होगा या कितना का रंग हरा होगा? चूंकि ये बात सभी जानते हैं कि जिन 2 रंगों का मैं नाम ले रहा हूं ये प्रचलन में नहीं है। कौन सा रंग गांव में मिलेगा? सादा मिल जाएगा, काला काला मैक्सिमम मिलेगा, ब्लू मिलेगा, एगो ब्राउन मिलेगा, और एगो चितकबरा टाइप का, मैंने अगर किसी का थोड़ा सा है तो हार्डली 5-6 कलर का फुल पैंट आपको गांव में मिलेगा। इसके अलावा बोलेगा पीला फुल पैंट नहीं मिलेगा भैया, हरा फुल पैंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब कपड़ा कोई फुल पैंट के रूप में नहीं पहनता है। लेकिन बकायदा गवर्नमेंट इस कपड़े को लेके आती है, तो आप क्या सोचते हैं क्या केवल कपड़ा आया है? जी नहीं। जब उनकी गवर्नमेंट बनी होगी तो सबसे पहले उन्होंने किसी मिल्स के ओनर के साथ, यानी वही कॉर्पोरेट जिसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं कि समाजवाद की स्थापना कीजिए, लेकिन वो लोग पूंजीवाद में लगा है, किसी कॉर्पोरेट से बात किया होगा हो सके, क्योंकि मैडम को ये भी नहीं मालूम कि बिहार पड़ोसी देश है कि विदेश है, तो इनका जो IAS है हो सके इनको अंधेरे में रख के बात किया होगा। हम मैडम को दोष नहीं दे रहे, क्योंकि झारखंड के लोग भोले भाले होते हैं। इनका जो विभाग की IAS होगा, उन्होंने किसी मिल्स के ओनर से बात किया होगा कि आपको 6 महीना का टाइम देते हैं और आप एक ऐसा स्कूल ड्रेस तय करें जो मार्केट में नहीं है, क्योंकि यदि आप मार्केट में जो रंग है अगर उस रंग को लेके आएंगे तो कोई भी खरीद लेगा।
फिर हमारा प्रॉफिट क्या होगा, आपका प्रॉफिट क्या होगा। यानी आप 6 महीना का टाइम लें, आपका मिल से आपका फैक्ट्री है, आप वहां एक ऐसे रंग का निर्माण करें जो प्रचलन में नहीं है। 6 महीना का समय लिया होगा, अचानक नियम उन्होंने कहा, हाँ बोल दीजिए मैडम को ड्रेस तैयार है, ड्रेस तैयार है। अगला दिन पारित होता है, कैबिनेट में चर्चा होती है कि आज के बाद से झारखंड में जितना भी झारखंड सरकार के अंतर्गत इकाइयां हैं स्कूल की, उनका ड्रेस बदलता है और घी रंग का हो जाता है। चलिए पुराना बात है, अब आते हैं हरा पे। क्या कथा रंग खराब दिख रहा था क्योंकि पुराना सरकार का था, पैसा पुराना सरकार कमाया था, अब नया सरकार को भी चाहिए। इन्होंने भी उसी नियम को किया, इन्होंने भी कौन रंग को चुना, हरा। हरा रंग। अच्छा इतना भीड़, चलिए उतना घर गोली मार। यहाँ बताए तो कितना लोग हरा फुल पैंट पहन के आया है। खाली पहना होगा दादा सब दरोगा का दोस्त लोग, मैंने हवलदार भाई लोग जितने हैं वो तो ड्यूटी है, हरा फुल पैंट कोई नहीं पहना है। यानी गवर्नमेंट ने फिर चालाकी किया, फिर किसी मिल्स के फैक्ट्री से कंपनी के तरफ से बात किया। हो सके हमारे मंत्रियों को नहीं बुझाता है, उनके आईएएस ने डील किया होगा और फिर 6 महीना का टाइम लिया होगा। और जैसे 6 महीना में उन्होंने थोक जमा किया होगा, नियम बनता है कि आज के बाद फुल पैंट हरा होगा और कुर्ता भी हरा और सादा होगा। आप एक कुर्ता जो आज स्कूल में चलता है, आप स्कूल ड्रेस के पहले अगर एक कुर्ता दिखाएंगे, हम लोग माइक भर के आंदोलन करना छोड़ देंगे। एक भी कुर्ता जो आज हमारी भाई हमारी बहन पहनती है स्कूल ड्रेस के रूप में, अगर एक भी कुर्ता आप हमको 5 साल पुराना दिखा देंगे, हम आंदोलन करना छोड़ देंगे। अब आइए लॉजिक की बात करते हैं। मान के चलिए हम लोग पेपर में पढ़ते हैं 3 लाख मैट्रिक के स्टूडेंट, 4 लाख इंटर के स्टूडेंट, यानी 7 लाख सिर्फ मैट्रिक और इंटर का, यानी 10वां और 12वां का स्टूडेंट केवल है 7 लाख। 11वां वाला को छोड़ दे, 9वां वाला को छोड़ दे, 8वां वाला को छोड़ दे, यानी नर्सरी से लेकर 12वां, कॉलेज का भी कभी कभी बदलता है। हम 12वां को ही मानते हैं, हम 30 लाख स्टूडेंट ही मानते हैं ऑल ओवर झारखंड में, 25 लाख ही मानते हैं, अरे 20 लाख मानते हैं। एक स्टूडेंट यदि 2 ड्रेस लेता है तो न्यूनतम 1000 रुपया खर्चा, एक ही लेते हैं दादा, न्यूनतम बात करते हैं। 1000 को 20 लाख स्टूडेंट गुना फिर से किया जाए, हम घर से गुना करके नहीं आए हैं। 1000 में 3 को जीरो होता है, 20 लाख में अगर पहला जीरो ऐड करेंगे तो 2 करोड़, दूसरा जीरो ऐड करेंगे तो 20 करोड़ और तीसरा जीरो ऐड करेंगे तो 2 अरब, 200 करोड़ यानी 2 अरब। चूंकि गवर्नमेंट 5 साल रहेगी, वो स्टूडेंट जो 9वां में वो 12वां तक जाएगा, यानी 1 जोड़ी 2 जोड़ी में काम नहीं चलेगा, यानी उसको 4 बार रिपीट करना होगा 5 साल, यानी फिर तो 5 गुना से तब्दील करें 10 अरब। 10 अरब एक बहुत बड़ी राशि होती है, 10 अरब एक बहुत बड़ी राशि होती है। तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, स्कूल का ड्रेस काला कर देंगे चाहे सादा कर देंगे, ताकि आम आदमी खरीद लेगा, घोटाला नहीं होगा। हम लोग आसमान का फरिश्ता थोड़ी है, बस हम लोग चोरी नहीं करेंगे। हम लोग अगर हम लोग को भी लूटना रहेगा, बाद में अगर 2024 में कोई नई सरकार बनती है, उसको भी अगर लूटना है तो पीला कर देगा। कितना लोग पीला फुल पैंट पहनता है बताओ तो? ब्राजील है क्या रे? ऑस्ट्रेलिया है क्या? ऑस्ट्रेलिया है कि ब्राजील है जो पीला पीला कर रहा है? चेन्नई सुपर किंग है, पीला कोई नहीं पहनता। इस भीड़ में दिखाई है वो पीला फुल पैंट। इसी प्रकार की लूट होती है। तो हम क्या करेंगे ना, जो लोग जनता के बीच जो प्रचलन में है उस चीज को लगाएंगे। हम कह देंगे भाई ब्लू लीजिए, व्हाइट लीजिए, ताकि क्या होगा, उसमें किसी भी पूंजीपति किसी आईएएस का गलत तरीके से पैसा नहीं जाएगा। अभी हमारे एक दादा थे, उन्होंने प्राक्कलन घोटाले के बारे में बताया कि प्राक्कलन घोटाला कैसे होता है। अभी आप जितने लोग आए हैं, मोदी जी का घर तो मिला होगा? अरे मोदी जी का नहीं, प्रधानमंत्री मिला है ना? अच्छा, एक आध को मिला होगा। कितना दर होगा? 1,20,000। प्रधानमंत्री आवास का मूल्य 1,20,000। अगर नगर निगम में है तो शायद अधिक होगा। चलिए हम गांव, क्योंकि झारखंड गांव का है, 1,20,000 से 1,50,000 एक आवास का मूल्य। आवास में 2 कमरा होता है, एगो किचन होता है और एगो 2 नंबर वाला भी होता है, ठीक है, बाथरूम होता है। उसका दाम है 1.5 लाख। आप किसी बगल में, इधरे बगल में कोई चबूतरा होगा,
जाके देखिए वीडियो साहब चबूतरा दिए होंगे, पूछिए बकायदा वीडियो साहब चबूतरा बना है तो खिड़की से निकल के बोलिए तो कितना का है? 2 लाख का होगा। सामने चबूतरा 2 लाख का होगा, चबूतरा 2 लाख का होगा। अब चूंकि हम लोग राजमिस्त्री का बेटा नहीं है, जितने लोग राजमिस्त्री का काम करते ईमानदारी से बताइए, चबूतरा में मटेरियल ज्यादा खर्चा होगा कि प्रधानमंत्री आवास में? प्रधानमंत्री आवास में, क्योंकि वो गोड़ी से लेके छत की ढलाई तक जाएगा, चबूतरा यहाँ से यहीं तक खत्म हो जाएगा। यानी किस प्रकार घोटाला होता है आपके सामने है। अब बताइए, जब हम लोग इतना घोटाला पब्लिक के सामने रख देंगे तो कोई करेगा? तो पढ़ा लिखा लड़का लोग यदि एक बार उनको मौका मिलता है, अभी तो कुर्ता पैंट का खोले हैं, अभी तो कुर्ता पैंट के बारे में बताए हैं। अरे भूलिए गए, ठीक बोले, अभी तो कुर्ता पैंट की बात किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के भैया तो अंडरवियर के लिए दिल्ली जाते हैं, उसका तो बातें नहीं की है। ये गलत नहीं ना बोल रहे हैं? फैज भैया वीडियो बना रहे हैं, गलत नहीं ना बोल रहे हैं? ये मुख्यमंत्री के भाई का बयान था ना, बकायदा मीडिया में था कि आप दिल्ली क्यों गए थे? बोला अंडरगारमेंट्स खरीदने गए थे। यहाँ किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, यहाँ अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा है। बगल में सुने लाइब्रेरी में 300 रुपया प्रति माह फीस कर दिया है, 400 भाई लो न पढ़ी। खाली मोदी जी का झूठा भाषण है कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। न पढ़ेगा इंडिया, न बढ़ेगा इंडिया, न सवाल करेगा इंडिया। एक बहुत बड़ा सवाल हुआ कि नहीं? अरे सबसे बड़ा सवाल तो अन्नपूर्णा देवी का नाम से ही हो गया भाई। तो पढ़े इसीलिए ना, इसीलिए लाइब्रेरी का फीस 400। तो मैं जिला, चूंकि हम लोग जिला के अगल बगल सभा कर रहे हैं, डीसी महोदय से विनम्र प्रार्थना होगी, स्टूडेंट का लाइब्रेरी का फीस 50 रुपया रखा जाए, 300-400 कोई फी नहीं होता है। तो माननीय डीसी महोदय के कहना तक स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि जो हमारा फी है, जो लाइब्रेरी का फी है, उसे स्टूडेंट के अनुसार रखा जाए, ना कि जो लोग पैसा के दलाल हैं उनके अनुसार रखा जाए। लाइब्रेरी करने हो नहीं, बगल में है क्या? वीडियो डीसी ऑफिस के वीडियो का है, वीडियो का है ना? सीओ भी रहते हैं क्या? जमीन का काम उन्हीं का है। अरे सुने, जीएम लैंड का भी बड़ी लफड़ा है, जीएम लैंड का भी लफड़ा है इधर ना, ये भी सीओ करने हो? सीओ साहब प्रणाम प्रणाम। अरे आप बड़े भाई हैं, बस आपका पद से सवाल करेंगे, आपसे व्यक्तिगत सवाल नहीं करेंगे। सीओ साहब को प्रणाम, मेरा प्रणाम बहुत छोटा है, आपको बड़ा भाई मानते हैं। बस 2-4 को सवाल है। जीएम लैंड का फुल फॉर्म होता है गैर मजरूबा, यही होता है ना? अरे ये लैंड भी सरकार और सरकार के बाप का नहीं होता है, किसान के बाप का होता है। किसान के बाप का इसलिए होता है ना, किसान के बाप का इसलिए होता है कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय श्री अभी स्वर्गवासी हो गए, उनको नमन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब जन्म नहीं हुआ था तब से वो जमीन हमारी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1890, इतने में हुआ था ना। कोई उसको 89 बोलता है, गलती से 79 मत बोलिएगा, गलती हो जाएगा। 89-79 में फर्क रखिएगा, बड़ा बड़ा लोग नहीं समझ पाता है 79 का ग्रह और 89 का ग्रह। हमको लगता है झारखंड के 81 में 50 को विधायक को मैं नहीं बुझाता है कि 89 का ग्रह 79 का ग्रह। 79 माने 7 पर 9, 7 के बाद 9, 7 पर 9 79, 8 पर 9 89। यानी देश के पहले प्रधानमंत्री का जब जन्म नहीं हुआ था तब से ये जमीन हमारी है ना भाई, हमारी ये जमीन है ना। सबसे पहला बात कि जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है तब से केवल आम व्यक्ति को डराया गया है, एक किसान को डराया गया है, एक मजदूर को डराया गया है, एक कामगार को डराया गया है। बगल में थाना है,
हम बताइए, हम अगर केटीपीएस के किसी जीएम पर केस करेंगे, किस थाना प्रभारी का औकात है एफआईआर लिखने का? जिला के एसपी का हैसियत है एफआईआर लिखने का? यदि नहीं है तो हम कहां गलत बोल रहे हैं कि कानून और संविधान और लोकतंत्र की दुहाई केवल गरीब आदमी के लिए है? सबसे पहला डर क्या है? क्योंकि जमीन की बात करनी चाहिए। हम बात मुद्दे की कर रहे थे, हम ढिबरा की बात कर रहे थे, हम केटीपीएस की बात कर रहे थे, हम करिया गांव की बात कर रहे थे, हम टोल प्लाजा की बात कर रहे थे, हम अस्पताल की बात कर रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा जमीन की बात करेंगे, क्योंकि जमीन की बात हम कहां, बिल गेट्स कर रहा है। भाई लोग, छोटा छोटा बिल गेट्स का नाम सुना है? एक समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी, यानी संसद को, व्हाइट हाउस को हमको लगता है अपना पॉकेट के आसपास रख सकता है। राजा साहब जैसा 12-13 को राजा को अपना झोली में रख सकता है। बिल गेट्स अमेरिका के ना, हाँ थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा, अमेरिका के निवासी, अमेरिका भी नहीं, अमेरिका बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दो कंटिनेंट बन जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पढ़ा लिखा, थोड़ा पढ़ा लिखा बात करते हैं ना। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, ऑनर, दुनिया के सबसे धनी आदमी, आज शायद ये बन गया ना एलन मस्क। खैर हम लोग तो मस्क मेलन पढ़े थे, ये एलन मस्क है, बस सेम है, एलन मस्क, मस्क एलन, हम मस्क मेलन पढ़े थे, एलन मस्क। बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी थे, आज वो धनी आदमी नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या, उनके घर में किसी ने चोरी किया है क्या? यादव जी की भैंस है, कोई चुरा के ले जाएगा? ए मनोज दा, यादव जी की भैंस थोड़ी है कोई चुरा के ले जाएगा। बिल गेट्स उनकी संपत्ति को किसी ने चुराया नहीं, क्या किया, बकायदा उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ शेयर बेच दिया। माइक्रोसॉफ्ट का कुछ शेयर बेचने के बाद उन्होंने क्या किया, 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है। हो सके यहाँ बैठे जितने लोग एकड़ नहीं समझता है, तो चलिए हम लोग अपना पढ़ा लिखा फॉर्मूला अपनाते हैं, 247 से डिवाइड करते हैं, चलिए 247 राउंड सर्किल 300 में ले जाते हैं। 300 से अगर 3 लाख को डिवाइड करने जाए तो 1000 होता है ना, तो चेक कीजिए ना, 1000 वर्ग किलोमीटर, यानी एकड़ में आप नहीं समझ रहे थे तो वर्ग किलोमीटर में लेके आए हैं। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी आधा कोडरमा। कोडरमा का क्षेत्रफल कितना? अच्छा, वो तो कोडरमा वाले 1500, यानी आधा से ज्यादा। भाई मेरा धनबाद 2000 है, 1000 वर्ग किलोमीटर यानी लमसम कोडरमा की इतना जमीन किसने खरीदा? बिल गेट्स ने। इसीलिए जमीन की भी बात करनी होगी, और यदि जमीन की बात करनी होगी तो सीओ साहब से आंख मिला के बात करनी होगी, कोई गैर मजरूआ नहीं। जीएम लैंड भी हमारी है, ये सरकार की चालाकी है। ये इससे पहले की जो सरकार थी, रघु चाचा, पता नहीं अभी फूंकते हैं कि नहीं, क्या अभी बोले थे महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। अरे हम लोग गलती बोले तो चलेगा, हम लोग अभी बच्चा है। मुख्यमंत्री बोलते महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं, होंगे किसी देश में, हमको तो नहीं पता, हमारे देश में वो तो क्रिकेटर है। तो उस मुख्यमंत्री ने साजिश किया, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का था, झारखंड का दर्द नहीं जानता है, झारखंड के आंदोलन को देखा नहीं है, समझा नहीं है, वो क्या जानेगा। उसने बकायदा जीएम लैंड को लैंड बैंक बनाया और कंपनी को बोला जब मन करे उठा के ले जाना। कंपनी का मतलब ही बाहरी होता है दादा, झारखंडी का इतना हैसियत नहीं है कि कंपनी खोल सके, झारखंडी का कंपनी नहीं है। जीएम लैंड, लोग आपको कहेंगे कि जमीन का मालिक सीओ होता है, जमीन का मालिक एसडीओ होता है, जमीन का मालिक भारत सरकार होता है। ए सीओ साहब जब पैदा नहीं हुए थे तब से जोत रहे हैं। ये यहाँ के लिए नहीं, ऑल ओवर दुनिया में जहां जहां सीओ है और जो बोलता है कि जमीन का मालिक सीओ है, जमीन का मालिक एसडीओ है, हम एक ही लाइन बोलेंगे, जब मेरा दादा परदादा खेत जोत रहा था तो माटी से खेत जोतते जोतते, हरवा से जोतते 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 मटिया से पत्थर के जगह सीओ निकला था क्या? सीओ निकला था क्या? जब सीओ नहीं निकला था तो जमीन उसका कैसे? भाई जमीन हमारा आज भी है,
आज भी हमारा है, क्योंकि भारत सरकार 1947 में आया है। जमीन मोटा मोटी अगर एवरेज माना जाए, जो दुनिया के पास इतिहास है कम से कम हड़प्पा काल से है। चलिए उससे पहले लोग यहाँ घूमता था, बंजारा था, यहाँ खाता था, लेकिन हड़प्पा काल से ऐसा माना जाता है कि लोग अस्थायी हो गए थे, एक जगह रहने लगे थे, एक जगह बसने लगे थे। अगर हड़प्पा काल को भी मान लिया जाए तो 4000 साल, 4500 साल, यानी जो जमीन हमारे पास है 4000 साल पुरानी है। सीओ बोलता है मेरा है, एसडीओ बोलता है मेरा है, प्रधानमंत्री बोलता है भारत सरकार का है। बैठ के क्लियर कीजिए, बताइए आपका जन्म कब हुआ और जमीन का जन्म कब हुआ है। ये केवल डर दिखाया जाता है, इसीलिए आज इनकी जरूरत है। इसलिए हम बार बार कहें कि हमें अब एमपी में भी चुनना होगा, क्योंकि दिल्ली में इस बात को रखना होगा। बकायदा भारतीय संविधान आर्टिकल 39 स्पष्ट कहता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास 25,000 का मोबाइल है, 15,000 प्रेमिका को गिफ्ट भी दिए हैं, चेक कीजिए, मोबाइल को चेक कीजिए, आर्टिकल 31 को चेक कीजिए, वहां लिखा होगा कि भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन समझते हैं ना, भौतिक संसाधन यानी जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं। ढेका, पत्थर, गिट्टी, पहाड़, कोयला, अभ्रक, तांबा, ये सब भौतिक संसाधन है। भारतीय संविधान आर्टिकल 39 में इस बात का जिक्र है कि भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए जिसमें जन समुदाय की भागीदारी हो। तो बस एक दिन सदन में खड़ा होकर कहना है, एक दिन मैडम को या सर को सदन में खड़ा होकर दिल्ली में कहना है कि आर्टिकल 39 का अनुपालन किया जाए। 48 करोड़ 48 करोड़ बाकायदा इनको सदन में इस बात को रखना चाहिए कि बस अमल किया जाए, संविधान का अमल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के 2013 जजमेंट का अमल किया जाए कि खनिज जिसके जमीन के नीचे है उसकी मालिकियत होनी चाहिए। क्या गलत है? क्यों 3 फीट के नीचे सरकार का होगा? क्यों 3 फीट के नीचे सरकार का होगा? जो भी खनिज जिसकी जमीन पर निकलेगा उसका स्वामित्व, उसका मालिकियत रैयत के पास होना चाहिए।